आईसीएसई प्रूडेंस कोचिंग में अब सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड ये स्टोरी का पूरा टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं और उनको हिंदी में समझने वाले हैं। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम से इस प्रश्न उत्तर से कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पंक्तियां पढ़े और उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे। व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स। मैं जब गांव में वापस आई तो मैंने मेरे दादी के आंखों में आंसू देखे। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मैं चौंक गई क्योंकि बहुत मुश्किल समय में भी उनके आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। What happened? I was worried. क्या हुआ था? मैं बहुत चिंतित था। आभा, is everything all right? Are you okay? लेखिका ने पूछी, आभा, क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप ठीक हो? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in the North Karnataka. मैं उनको अक्सर आभा कह के बुलाती थी, जिसका मतलब उत्तरी कर्नाटक में बोले जाने वाली कन्नड़ भाषा में माँ होता है। देख लेते हैं इस पैसेज का अगला भाग। She nodded but did not reply. उन्होंने सिर हिलाया बट कोई जवाब नहीं दिया। I did not understand and forgot about it. मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई और मैं ये बात भूल भी गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस। ओपन टेरेस मतलब खुली छाद में ऑफ आवर हाउस। हम सारे लोग हमारे घर के खुली छत में सो रहे थे डिनर के बाद रात में। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। ये गर्मी का एक रात था और उस दिन पूर्णिमा थी। आवा केम, आवा आई एंड सैट नेक्स्ट टू मी, और मेरे बगल में बैठ गई। हर एफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड। उनका स्नेहपूर्ण हाथ मेरा सिर को छुआ। अभी पढ़ेंगे जो प्रश्न दिया गया है। देख लेते हैं पहला प्रश्न। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन से ये सेंटेंस को पूर्ण करना है। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स टेल अस दैट द ग्रैंडमदर वाज। यहाँ पर दिया गया ये जो फ्रेज है, नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, मतलब बहुत मुश्किल दौर में भी उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था। ये दादी के बारे में हम सभी को क्या बताता है कि दादी कैसा पर्सन थी। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग विल्ड, मतलब बहुत ही हिम्मत वाली और बहुत ही दृढ़ संकल्पी या निश्चय वाली। क्योंकि जब दादी बहुत टफ सिचुएशन होती थी तब भी दादी रोती नहीं थी। इससे पता चलता है कि उनका जो आत्मविश्वास था बहुत ही अच्छा था और वे दृढ़ संकल्पी थी। देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिए गए जो शब्द है उनसे सही उत्तर चुन के ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ग्रैंडमदर डिड नॉट रिप्लाई, ग्रैंडमदर उत्तर नहीं दिया, दादी ने उत्तर नहीं दिया। व्हेन द नैरेटर, जब वे नैरेटर और लेखिका आस्क्ड इफ शी वाज ऑल राइट, जब वे नैरेटर पूछती है क्या वो ठीक है, बिकॉज शी माइट हैव बीन टू डैश टू रेस्पॉन्ड। यहाँ पर सही उत्तर है शी माइट हैव बीन टू इमोशनल टू रेस्पॉन्ड। इसका मतलब है वे इतनी भावुक हो गई थी कि वे उत्तर नहीं दे पाई थी। टू इमोशनल टू रेस्पॉन्ड मतलब टू भावुक हो जाना, बहुत भावुक हो जाना कि उत्तर देने के अवस्था में नहीं रहना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विथ ट्रेडिशनल कस्टम्स। कुछ उदाहरण निकाले टेक्स्ट से और दिए गए पंक्ति से जो ये दर्शाए कि ये पूरा स्टोरी एक ग्राम्य परिवेश में किया गया है। आंसर, द मेंशन ऑफ रिटर्निंग टू द विलेज यूजिंग द ट्रेडिशनल रीजनल नेम हवा, which means mother in North Karnataka in Kannada, and the practice of sleeping on the open terrace. So ये सारे बात जैसे कि यह स्टोरी में जब लेखिका बोलती है गांव से लौट के आना
आने के बाद, गांव से लौट के आने के बाद, और जब वे एक रीजनल नेम आभा को यूज करती है, जिसका मतलब उत्तरी कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में माँ होता है, और जो ओपन टेरेस मतलब खुली छाद में सोने की जो ये हैबिट, ये सारे कुछ दर्शाते हैं कि ये टोटल जो स्टोरी है, मतलब ये जो पंक्ति है, ये रूरल सेटिंग या ग्राम्य परिवेश में दर्शाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which lines of the extract establish a tender atmosphere? पंक्ति में दिए गए कौन से लाइन से पता चलता है कि ये एक टेंडर एटमोस्फियर है, मतलब एक नर्म और एक संयमी, और बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा एक एटमोस्फियर है। आभा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर एफेक्शनेट हैंड्स टच माय फोरहेड। इस पंक्ति में जो लाइन दिया गया है कि आभा आई और मेरे बगल में बैठ गई और उनके जो स्नेहपूर्ण हाथ था वो मेरे सिर पर रखी, तो इस लाइन से पता चलता है कि ये पंक्ति में एक टेंडर एटमोस्फियर का बात किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट? निम्न में से कौन सा इस पैराग्राफ और पंक्ति में जोर से नहीं बोला गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, द ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एडुकेशन। ग्रैंडमदर जो शिक्षा नहीं लाभ कर पाई थी, उनके ऊपर जो उनका खेद, उसके बारे में यहाँ पर नहीं जोर से बोला गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव डिसाइडेड, मतलब अभी ये दूसरा पंक्ति है, इस पंक्ति या गद्यांश को अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद इससे जुड़े सारे प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। मैंने ये निश्चय किया है कि काल से कन्नाडा वर्णमाला सीखूंगी और मैं सीखना चाहती हूँ। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग द दशहरा एज द डेडलाइन, मैं दशहरा के दौरान सरस्वती पूजा को एक अंतिम समय सीमा के तौर पे रखूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन, उस दिन मैं खुद नोवेल पढ़ पाऊँ या उपन्यास पढ़ पाऊँ, इस के लिए मुझे तैयार करना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लव्ड एट हर, मैंने उनके चेहरे पर वो निश्चयता देखी थी, इसके बावजूद मैं हंस पड़ी, उनके ऊपर मैं हंस पड़ी। आभा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। आभा, तुम ये 62 साल की उम्र में वर्णमाला और अल्फाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वेयर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। तुम्हारे सारे बाल सफेद हो गई है, तुम्हारा हाथ में झुर्रियां पड़ चुकी है, तुम चश्मा पहनती हो और किचन में तुम बहुत ज्यादा समय बिताती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बच्चों की तरह ही मैंने वे वयस्क महिला की मजाक उड़ाया था। बट शी स्माइल्ड, पर उन्होंने सिर्फ मुस्कुराई थी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टकल, सही कार्य संपादन करने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चयी होते हैं तो आप कोई भी बाधा को पार कर सकती है। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं किसी और से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और मैं ये करके ही रहूंगी। फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र का सीमा नहीं होता है। तो देख लीजिए, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रैंडमदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर? मतलब यहाँ पर जो फ्रेज दिया गया है, वे स्वतंत्र होना चाहती है, इससे दादी माँ का चरित्र का कौन सा पहलू और कौन सा दिख यहाँ पर प्रस्फुटित होता है? देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, शी डिजायर सेल्फ सफिशियंसी, मतलब वे सफिशियंट होता, खुद के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होना चाहती थी, मतलब खुद ही स्वतंत्र होना चाहती थी और आत्मनिर्भर होना चाहती थी। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। Fill in the blank with the appropriate option from those given in brackets. ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर हमें चुनना है। द ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट द लर्निंग हैज नो डैश। ग्रैंडमदर मतलब दादी का जो दृढ़ संकल्प, वे
दिखाती है कि सीखने के लिए क्या नहीं होता है। सीखने के लिए कोई बायस का सीमा या एज लिमिट नहीं होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सूटेबल रीजन। एक सही कारण दर्शाकर निम्न का सेंटेंस कंप्लीट करना है। द नैरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंडमदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज। यहाँ पर प्रश्न पर यह पूछा गया है कि लेखिका अपने दादी के सिद्धांत पर 62 साल की उम्र पर अल्फाबेट सीखने के सिद्धांत पर लेखिका ने अपने दादी के ऊपर हंसी थी। इसका क्या कारण है? देख लेते हैं उसका उत्तर। इसका उत्तर है कि she felt her grandmother was physically too old and busy, pointing out her gray hair, wrinkled hands, spectacles, and the fact that she spent so much time working in the kitchen. So यहाँ पर लेखिका ये बोली है कि उनके दादी बहुत ही वयस्क है और बहुत बिजी रहती है। ये कहते हुए कि उनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनके हाथों में झुर्रियाँ पड़ चुका है, वे स्पेक्टेकल पहनती है और ये और एक बात कि वे किचन में बहुत देर तक बिजी रहती है। तो ये सिचुएशन में वो कैसे अल्फाबेट सीख पाएंगी, इसलिए ही वो जो लेखिका थी वे उनका मजाक उड़ाया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर का जो क्वालिटी है उनमें दो है। एक डिटरमाइंड, जो कि वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी थी, और पेशेंट मतलब वे बहुत धैर्यवान थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन वी से दैट द नैरेटर इज मेकिंग assumptions अबाउट हर ग्रैंडमदर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि लेखिका अपने दादी के बारे में कुछ पकड़ रही थी, मतलब धर ले रही थी, एज्यूम कर रही थी। The narrator incorrectly assumes that physical signs of aging like gray hair, wrinkles, and wearing spectacles and traditional household roles working in the kitchen, that is working in the kitchen, mean a person is incapable of learning something new. लेखिका ये गलत सोच रही थी कि जो हमारा फिजिकल साइंस ऑफ एजिंग है, मतलब बायस का जो वयस्क का जो साइन है, जैसे कि बाल सफेद होना, जो हाथों में झुर्रियाँ पड़ना, और जो चश्मा पहनना, ये सारे जो साइंस ऑफ एजिंग है वे सारे, और घर का जो काम है रोजमर्रा का, जैसे किचन में बहुत देर तक बिजी रहना, इस कारण के तहत वो दादी कुछ नया सीखने के लिए असमर्थ थी। मतलब अगर आप अपने डेली लाइफ पे सारे कामों में उलझे रहेंगे तो कब समय मिल पाएगा, इसलिए ही वो लेखिका ये एज्यूम कर रही थी और सोच रही थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। आपको क्या लगता है दादी क्यों बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी गांव में किसी को पढ़ने बोलने के लिए, जब वो उनके पति, उनके पोती, मतलब वो नैरेटर उनके पास नहीं थी। देख लेते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर शी मतलब ये ग्रैंडमदर है। द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज डिस्पाइट हर फैमिली बीइंग वेल्दी शी रियलाइज्ड शी वाज कंप्लीटली हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर समथिंग एज बेसिक रीडिंग। ये दादी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके परिवार बहुत धनी होने के बावजूद भी वे अपने आप को पूरा असहाय महसूस करती है, और कुछ भी पढ़ने के लिए दूसरों के ऊपर उनको पूरा डिपेंड करना पड़ती थी। आस्किंग समवन एल्स हाइलाइटेड दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। किसी और को पढ़ने के लिए पूछना मतलब कि ये अपने आप में जो सेल्फ सफिशिएंसी है और खुद के ऊपर जो विश्वास उनका ना होना। तो इसलिए ही मुझे लगता है कि ग्रैंडमदर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी जब वो सोच रही थी कि गांव में किसी को पूछा जा सकता है ये पढ़ने के लिए और नहीं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाई डज द नैरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। क्यों लेखिका अपने दादी के 62 साल की दादी के पढ़ने का सिद्धांत पर
पास पड़ी थी। यहाँ पर उत्तर है कि द नैरेटर बीइंग अ 12-year old child found it assuming that an elderly woman with gray hair, spectacles and wrinkled hands wanted to become a student and learn the alphabet. यहाँ पर हमें लगता है कि लेखिका जो एक महज 12 साल की एक लड़की थी, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि क्योंकि उनका 62 साल की दादी जिनके बाल सफेद हो गए थे, चश्मा पहनती थी और हाथों में झुर्रियां पड़ चुकी थी, वे उनका स्टूडेंट मतलब छात्रा होना चाहती थी और अल्फाबेट सीखना चाहती थी। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। आप यहाँ पर हमें बोलना है कि ग्रैंडमदर के जीवन पर और ये स्टोरी के ऊपर ये काशी यात्रा स्टोरी का क्या इंपॉर्टेंस और महत्व है। आंसर, द ग्रैंडमदर स्ट्रांगली आइडेंटिफाइड विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट एन ओल्ड वुमन हु वांटेड टू विजिट काशी। ये काशी यात्रा स्टोरी का जो मुख्य पात्र है उस मुख्य पात्र के साथ दादी ने अपने आप को एक समझा था और वो जो प्रोटागोनिस्ट था वो काशी यात्रा जाना चाहती थी, मतलब वे वयस्क महिला जो काशी यात्रा में थी वे काशी जाने वाली थी और जाना चाहती थी। और उस तरह से यहाँ पर इस स्टोरी पर मतलब सुधा मूर्ति जी की दादी भी बहुत काशी जाने के लिए व्याकुल थी। हर डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टोरी फ्यूल्ड हर डिजायर टू रीड। उसका जो इमोशनल मतलब मन का जो दशा था, वे दशा इस स्टोरी में उनको ये गल्प पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित कर रही थी। एंड मिसिंग एन एपिसोड ऑफ काशी यात्रा, और काशी यात्रा धारावाहिक की एक एपिसोड मिस करने के लिए वॉज द डायरेक्ट कैटलिस्ट, वे एक पूरा डायरेक्ट कारण बन जाती है दैट मेड हर डिसाइड टू लर्न द कन्नाडा अल्फाबेट, जो उनको ये सिद्धांत लेने में बहुत ही सक्षम बनाता है कि उनको कन्नाडा अल्फाबेट सीखना है। मतलब ये पूरा पैसेज में हमें ये समझ आता है कि काशी यात्रा जो स्टोरी है और कहानी है, उस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो जो दादी जो काशी जाने के लिए बहुत ही व्याकुल थी, इस स्टोरी पर भी सुधा मूर्ति जी के दादी उनके तरह ही काशी जाने के लिए बहुत व्याकुल थी। और उनका जो मन की अवस्था, जो उनका इमोशनल स्टेट है, उस इमोशनल स्टेट को भी ये स्टोरी के ऊपर आधारित किया गया है और ये दिखाया गया है कि काशी जाने वाला जो काशी यात्रा का जो अगला एपिसोड वो कैसे दादी के जीवन में उनको प्रोत्साहित करता है कन्नाडा अल्फाबेट सीखने के लिए और सीखने के सिद्धांत लेने के लिए। What does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect about her? कन्नाडा अल्फाबेट और वर्णमाला सीखने के ये जो इच्छा है वे ग्रैंडमदर के कौन सा चरित्र के बात करती है। द आंसर इज इट रिफ्लेक्ट्स हर अंडरलाइंग विल पावर, dedication and her belief that age is not a barrier to achieving self reliance and independence। यहाँ पर ये बताया जाता है कि उनका जो विल पावर है मतलब जो दृढ़ संकल्प, डेडिकेशन करने के लिए जो उनका मेहनत है और हर बिलीफ और उनका विश्वास, जो ये विश्वास करती थी कि पढ़ने के लिए और स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर होने के लिए एज और बायस कभी भी एक ऑब्स्टकल और या बैरियर और ये और की बाधा और कोई बाधा नहीं बन पाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंडमदर्स एक्शंस ऑफ टचिंग द नैरेटर्स फीट। जब दादी ने उनके पोती का या लेखिका की पैर छुई तो इनसे दादी का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। वी लर्न द ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यू दैट अ टीचर और अ गुरु इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और जेंडर। ये स्टोरी से और कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक गुरु और टीचर सारे बायस या लिंग के परे है और वे बहुत ही सम्मान और रिस्पेक्ट की आभारी है, मतलब वो अधिकारी है बहुत सम्मान की। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल।
नीचे दिए गए जो लाइन है वो लाइन स्टोरी के बारे में क्या थीम बयान करती है। जो लाइन है वो है, अगर अच्छे काम के लिए आपको दृढ़ संकल्प रहते हैं तो आप कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। तो इस लाइन से क्या थीम निकल के आता है, देख लेते हैं इसका उत्तर। इट हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी का जो मुख्य थीम है वो दर्शाता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब बहुत ही गहरा और बहुत ही ऊंचा स्तर का विल पावर या मनोविश्वास। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प। दैट कैन कंकर एनी लिमिटेशन, जो कोई भी बाधा को जीत सकता है, इंक्लूडिंग एज, सोशल नॉर्म्स और लैक ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज। और जो बाधा है जैसे कि बायस का बाधा, डिफरेंट तरह तरह के सोसाइटल नॉर्म्स या सोसाइटल रूल्स, और लैक ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज, और सुविधा सुजग नहीं मिलने का जो सिचुएशन है, वो सारे एक लिमिटेशन के तरह यहाँ पर दिखाया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और उसका उत्तर। हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सपोर्ट करने के लिए ये कहानी कैसे एजुकेशन का जो महत्व है उसको हाईलाइट करता है। द स्टोरी शोज दिस वेरी इफेक्टिवली बाय कंट्रास्टिंग फाइनेंशियल वेल्थ विथ ट्रू इंडिपेंडेंस। ये कहानी ये बहुत ही अच्छे तरीके से करती है जब वे फाइनेंशियल वेल्थ और ट्रू इंडिपेंडेंस के बीच एक अंतर सही मायनों में दिखाता है। द ग्रैंडमदर स्टेट्स, ग्रैंडमदर या दादी ये कहती है कि व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये पैसे का क्या लाभ जब मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ट्रू सेल्फ सफिशिएंसी ओनली केम टू हर ओनली शी अचीव्ड लिटरेसी। जब दादी ने शिक्षा लाभ की उसके बाद ही उनको सही मायनों में आत्म स्वतंत्रता या आत्म सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता का याद हुआ, और आत्मनिर्भरता को महत्व वो दे पाई। देख लेते हैं इसके बाद वोकाबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट। द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में हाइड एंड सीक ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया गया है। दिस इज कॉल्ड अ बायनोमियल। ऐसे फ्रेज को हम बायनोमियल के नाम से जानते हैं। बायनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स। बाइनोमियल क्या दर्शाता है? बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन दर्शाता है जो ज्यादातर और अक्सर दो शब्दों का होता है, यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन लाइक एंड और दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और ये जो बाइनोमियल्स है वो अक्सर कंजंक्शन जैसे कि एंड और ऐसे कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और ज्यादातर ये सारे बाइनोमियल्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में एक साथ यूज किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं ऑड्स एंड एंड्स, राइट एंड रॉन्ग, ये सारे एक बाइनोमियल्स का एग्जाम्पल है। देख लेते हैं अब यहाँ पर अभी कॉलम 1 और कॉलम 2 पर बाइनोमियल्स दिए गए हैं, उनके अर्थ समझने के बाद हम सारे इसको मैच करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इसका उत्तर और इसका एक्सप्लेनेशन। सिंक और स्विम मतलब कि डूब जाना या स्विम करना। इसका अर्थ है सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, मतलब कोई भी हेल्प के बिना सफलता लाभ करना या फेल हो जाना, मतलब कि व्यर्थ हो जाना, उसको कहते हैं सिंक और स्विम। ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब है समटाइम्स ओकेशनली, समटाइम्स और ओकेशनली, कुछ कुछ समय पर ऑन एंड ऑफ इसको बोला जाता है। इसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मिक्स एंड मैच। इसका मतलब है पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। डिफरेंट थिंग्स को एक साथ रखना जैसे कि रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज को प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल और नथिंग, सब कुछ या कुछ नहीं। इसका अर्थ है समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। इसका मतलब है कुछ काम थोड़ा करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए।
मतलब कि पूरा करने चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट एंड पार्सल। इसका अर्थ है कंप्लीट पार्ट और ऑफ और बिलोंग टू। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है सारे जितना भी है और जिसको भी ये बिलोंग करता है। पिक एंड चूज, इसका मतलब है चूज ओनली द बेस्ट। केवल बहुत सर्वोत्तम क्वालिटी को चूज करना, जैसे कि कुछ पर्सन मतलब कि आदमी को या किसी चीज को। देख लेते हैं नंबर 7 जो है सूनर और लेटर। इसका अर्थ है एट सम टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि भविष्य में किसी समय पर उसको सूनर और लेटर कहा जाता है। लिप्स एंड बाउंड्स, इसका अर्थ है इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, मतलब इंक्रीज करना या बहुत जल्दी ही डेवलप करना। देख लेते हैं इनका सेंटेंस में यूजेज। व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस यू ऑफन हैव टू सिंक और स्विम, मतलब कि जब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको सफलता या व्यर्थता कुछ भी मिल सकता है। इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल आफ्टरनून, मतलब कि सारे जो आफ्टरनून है, सारा आफ्टरनून में रेन कभी भी हो रहा है कभी रुक रहा है, ठीक है। मेकिंग मिस्टेक इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लर्निंग प्रोसेस, सीखने का जो प्रोसेस है और माध्यम है उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं और इसका एक अविच्छेद अंग है, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल मीन्स एक अविच्छेद अंग, मतलब जिसको सेपरेट किया नहीं जा सकता है। शी डिसाइडेड टू गो ऑल और नथिंग ऑन हर फाइनल प्रोजेक्ट, उसके फाइनल प्रोजेक्ट में वे ये निश्चय करती है क्या उनको सारा कुछ करना है या कुछ नहीं करना है। सुनर और लेटर का लेटर से जो सेंटेंस है वो है सुनर और लेटर ही विल हैव टू फेस द consequences ऑफ हिज एक्शंस, चाहे अब और चाहे बाद में उसका जो काम है उसके लिए जो consequences है, उसका जो रिजल्ट है वो कभी ना कभी उसको फेस करना पड़ सकता है। तो हमने सारे सेंटेंस पढ़ लिए, अभी देखेंगे ये सूटेबल प्रेफिक्स को। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रेफिक्स का मतलब है शब्द के आगे जोड़े जाने वाले कुछ फ्रेजेस और कुछ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनहैप्पी, आन यहाँ पर एक प्रेफिक्स है, ईर यहाँ पर एक प्रेफिक्स है, नेक्स्ट आन यहाँ पर आन और एक प्रेफिक्स है, इन यहाँ पर एक प्रेफिक्स है और यहाँ पर आन और एक प्रेफिक्स है। तो दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुटेबल प्रेफिक्सेस, मतलब कि अनहैप्पी, इरेस्पेक्टिव, अनयूजुअल, ये सारा जो शब्द है वो यहाँ पर प्रेफिक्स जैसे कि आन, ईर एंड इन, ये सारे प्रेफिक्स को जोड़कर बनाया गया है टू गिव एन ऑपोजिट और नेगेटिव मीनिंग टू द वर्ड। मतलब ये सारे प्रेफिक्स जोड़ने के बाद ये सारे विपरीत शब्द या नावाचक शब्द में परिवर्तित हो गया है। जैसे कि हैप्पी अनहैप्पी, मतलब खुश रहना और असुखी होना, तो ये दोनों तो अपोजिट हो गए, एंटोनिम हो गए, तो इसलिए ही ये प्रीफिक्स ऐड करके ये सारे वर्ड को ऑपोजिट या नावाचक शब्द में परिवर्तित किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। नाउ मेक वर्ड्स बाय एडिंग द सुटेबल प्रीफिक्सेस गिवन इन द बॉक्स टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1। कॉलम 1 में दिए गए सारे शब्दों को प्रीफिक्स जोड़कर उनको विपरीत शब्द में बनाना, परिवर्तन करना पड़ेगा और ये सारे शब्द को हमें कहाँ लिखना है? कॉलम 2 में करना है। और एक एग्जाम्पल दे के यहाँ पर समझाया भी गया है, जैसे कि पॉपुलर, अनपॉपुलर। तो चलिए इसका सारा उत्तर अभी हम देख लेते हैं। पहले आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उत्तर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पहला तो क्या हुआ था, जो है पॉपुलर, अनपॉपुलर। नेक्स्ट है बिलीव, डिसबिलीव, मतलब किसी भी चीज में विश्वास करना, और उसका उल्टा है डिसबिलीव, मतलब अविश्वास करना। इंपॉर्टेंट मतलब कि जरूरी है, अनइम्पोर्टेंट मतलब कि वो जरूरी जो नहीं है। रेस्पेक्ट, जिसको श्रद्धा करना, और डिसरेस्पेक्ट मतलब कि जिसका अपमान करना और किसी को ह्यूमिलिएट करना, वो भी डिसरेस्पेक्ट का ही पार्ट है। करेक्ट मतलब सही है, इनकरेक्ट मतलब गलत है। कंटिन्यू मतलब कि कोई काम चलाना, और डिसकंटिन्यू मतलब कि वो काम रोक देना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट 7 नंबर है। 7 नंबर पे है अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, मतलब समझना और क्या मिसअंडरस्टैंड करना, मतलब गलत समझना। ऑर्डिनरी, जो मतलब ऑर्डिनरी थिंग्स है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि असाधारण जो है, मतलब यूनिक है। इंटरेस्टिंग मतलब कि वो जो बहुत आनंद देता है। अनइंटरेस्टिंग मतलब कि जो मोनोटोनस होता है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जो संभव है, असंभव है। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेंटेंसेस यूजिंग मेक सेंटेंसेस यूजिंग 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे दिए गए जो 5 प्रीफिक्सेस है उनके द्वारा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस भी हमने कर दिया है आप सभी का सुविधा के लिए। अनहैप्पी, द लिटिल बॉय वॉज अनहैप्पी व्हेन हिज आइसक्रीम फेल ऑन द ग्राउंड। वो छोटा लड़का जिसका आइसक्रीम जमीन पर गिर गया उसके बाद वो अनहैप्पी हो गया, मतलब कि बहुत उसको दुख हुआ। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली द हेवी रेन कॉज्ड द मैच टू बी कैंसल्ड। क्या हुआ, ये बहुत खराब घटना हो गई कि बहुत बारिश होने के वजह से मैच कैंसिल हो गया। अनयूजुअल, इट इज हाईली अनयूजुअल टू सी स्नो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के इस भाग में स्नोफॉल होना ये बहुत ही अनयूजुअल है, मतलब कि स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक जैसा कुछ होना। इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव सेंटेंस है यहाँ पर। द रूल्स अप्लाई टू एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। मतलब ये जो रूल नियम है ये सभी के ऊपर लागू है। किसी भी बैकग्राउंड से वो है, किसी भी बैकग्राउंड से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये रूल सभी के ऊपर एक तरह से लागू है और एक जैसे लागू है। इंडिपेंडेंट, बाय गेटिंग हर फर्स्ट जॉब शी फाइनली फेल्ट फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। पहला जॉब पाने के बाद वो खुद को आखिर में अर्थनैतिक रूप से स्वतंत्र महसूस करती है। तो हमने ये 5 सेंटेंस भी कर लिया है। अभी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट भाग है। इन द सेंटेंस आई न्यू देन दैट माय स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। द फ्रेज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स इज एन इडियम, इट मींस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो सेंटेंस था जहां पर लेखिका ने पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स ये फ्रेज यूज किया है, तो ये फ्रेज का मतलब है क्या, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना और बहुत अच्छी तरह से पास होना। इसको एक इडियम या प्रोवर्ब कहा जाता है। देख लेते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अभी यहाँ पर कॉलम 1 पर जो इडियम दिया गया है वो सारे हमको कॉलम 2 से उनका मीनिंग से मैच करना है। तो देख लेते हैं इनका भी उत्तर। आप यहाँ पर जो इडियम का लिस्ट है ये लिस्ट से खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ये उत्तर देख लीजिएगा। चलते हैं उत्तर के पास। दोस्तों और बच्चों, हम अभी तक ये सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में हमको बहुत ही प्रेरणा प्रदान करती है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। पहला तो है टू हीड द बुक्स, इसका मतलब है टू स्टडी सीरियसली, मतलब कि बहुत सीरियसली पढ़ाई करना और बहुत ध्यान से पढ़ाई करना को बोलता है कि टू हीड द बुक्स। दूसरा प्रोवर्ब है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब है टू बी अनएबल टू रिमेम्बर, मतलब कि याद करने में असमर्थ होना। टू लर्न द रोप्स, इसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, कैसे को कोई काम किया जाए ये समझना को कहा जाता है टू लर्न द रोप्स। नेक्स्ट 4 नंबर जो इडियम है वो है टू रैक वंस ब्रेन, इसका अर्थ है टू थिंक वेरी हार्ड, मतलब बहुत जोरों से चिंतन करना, मतलब बहुत ही हार्ड थिंकिंग करना को कहा जाता है टू रैक वंस ब्रेन। नेक्स्ट है टू लर्न बाय हार्ट, इसका अर्थ है टू मेमोराइज समथिंग, मतलब कि कुछ भी याद करना उसको कहा जाता है टू लर्न बाय हार्ट। नेक्स्ट 6 नंबर है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल, इसका अर्थ है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब बहुत देर रात तक पढ़ाई करना या कोई काम करना, इसको कहा जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो हमने ये जो इडियम दिया गया था इनको पढ़ लिए। देखते हैं अभी जो नेक्स्ट भाग दिया गया है। नाउ यूज दिस इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो नीचे दिए गए सेंटेंस को खुद ही आपको सेंटेंस में प्रयोग करके दिखाना है। तो हमने ये सारे भी यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। I have a big exam tomorrow, so I need to hit the books tonight. मेरा कल एक बहुत बड़ा एग्जाम है, परीक्षा है, तो मुझे आज बहुत सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा, आज रात मुझे बहुत सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने यूज किया है टू हिट द बुक्स, मतलब बहुत सीरियसली पढ़ाई करना। नेक्स्ट हमने यूज किया है आई ट्राइड टू रिमेम्बर द आंसर ड्यूरिंग द क्विज बट आई कंप्लीटली ड्यू अ ब्लैंक। मैंने क्विज के दौरान वो आंसर रिकॉल करने की कोशिश तो की थी, पर मुझे कुछ याद नहीं आया, मतलब मैं पूरा आंसर भूल गया था। ड्यू अ ब्लैंक मतलब पूरा भूल जाना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सेंटेंस।
It took her a few weeks to learn the ropes at her new job. तो इसका अर्थ आप सोचिए, आशा है कि आपको ये याद आ चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। It took her a few weeks to learn the ropes at her new job. इसका पूरा मतलब ये है कि उनको पूरा 1 सप्ताह लगा था कैसे ये काम करते हैं ये समझने के लिए। टू लर्न द रोप्स मतलब कि कैसे करते हैं ये समझना। नेक्स्ट, आई हैड टू रैक माई ब्रेन टू रिमेम्बर वेयर आई लेफ्ट माई कीज। मुझे बहुत ही हार्ड थिंकिंग करना पड़ा था ये रिकॉल करने के लिए और ये याद करने के लिए कि मैंने वो चाबी कहाँ पर रखा था। द एक्टर्स हैड टू लर्न देयर स्क्रिप्ट्स बाय हार्ट बिफोर ओपनिंग नाइट। रात के आने से पहले वो सारे अभिनेता को अपना जो रोल है वो सारे याद करने थे। ठीक है, लर्न बाय हार्ट, लर्न समथिंग बाय हार्ट मतलब कि याद करना। वी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द साइंस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। साइंस प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट करने के लिए हम सारे क्या कर रहे थे, सारे देर रात तक काम कर रहे थे और देर रात तक प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे। देख लेते हैं next sentence. Next question. Read the following sentences from the text and underline the verbs. Secretly, I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel by that time. तो मैंने क्या किया, छुप छुप के काशी यात्रा जो तब तक पब्लिश हो चुका था वो उपन्यास खरीद लिया था। आई न्यू देन, मैं तब ये जानता था दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तब मैं ये जानता था कि मेरे जो छात्रा थी वो बहुत अच्छी मार्क्स से और बहुत अच्छी तरह से अपने गोल को अचीव कर चुकी थी या सक्सेस उनको मिल चुका था। इन सेंटेंस वन, भार्ब बॉट जहां पर जो दिखा रहा है ये भार्ब है बॉट। तो ये भार्ब बॉट क्या है, ये V2 में है मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। और सेंटेंस 2 में जो ये भार्ब है हैड पास्ट मतलब कि ये वाला भार्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस पर है। तो यहाँ पर ये बोला गया है। यहाँ पर देख लेते हैं इससे जुड़े जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, हम कब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, टू इंडिकेट टू कंप्लीटेड एक्शंस, वन ऑकरिंग अर्लियर जो है लेटर पास्ट एंड द अदर मोर रिसेंटली जो है कि सिंपल पास्ट। मतलब हम पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज करते हैं जब दो एक्शन के बारे में बोला जाता है। एक एक्शन जो पहले होता है जो लेटर पास्ट होता है मतलब जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है और जो दूसरा टेंस होता है जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। द मोर रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट। जो एक्शन मोर रिसेंट होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, व्हाइल द अर्लियर एक्शन टेक्स प्लेस द पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब यहाँ पर सिंपल दो बात आपको समझना है कि जो एक्शन पहले होता है वो एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और जो एक्शन वो उस पहले एक्शन के बाद आता है उनको सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर रखा है, बाय द टाइम आई रीच द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग। मैंने जब पार्टी में पहुंचा उस समय तक सारे लोग ईटिंग मतलब खाना कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ पर खाना कंप्लीट पहले होता है और मैं पहले पार्टी में पहुंचता हूँ। पहले एक्शन तो वो सारे लोग पहले खा चुके थे, जब मैं पार्टी में पहुंचा तब सारे लोग खाना खा चुके थे। तो खाना खा चुके थे इसलिए हैड फिनिश्ड ईटिंग ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब कि जो हम यहाँ पर V3 यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ये वाला यूज किए हैं और जो एक्शन बाद में आता है वो सिंपल पास्ट टेंस में आया है इसलिए सब्जेक्ट के बाद V2 यूज किया गया है जो है रीच्ड। एक ही तरह से व्हेन शी रिटर्न होम जब वे घर लौटी, हर ब्रदर हैड फिनिश द प्रोजेक्ट तब तक उसका भाई प्रोजेक्ट खत्म कर चुका था। मतलब भाई पहले प्रोजेक्ट खत्म करता है उसके बाद वो घर में पहुंचती है। तो इस तरह से पहला जो एक्शन था पहला एक्शन में भाई का प्रोजेक्ट खत्म करता है तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है और उसके बाद वो घर लौटी इसलिए ये सिंपल
पास्ट टेंस में है। शी रिटर्न्ड ये सिंपल पास्ट टेंस है और ब्रदर हैड फिनिश्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नाउ हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक विथ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। हमको सही तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। चलिए करते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन देखिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सॉल्व हो जाए तो वीडियो चालू करके फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन द सेशन। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि डेलीगेट्स जब कॉन्फ्रेंस रूम में आए तो जो कीनोट स्पीकर था, मुख्य पात्र था, वो सेशन पहले ही शुरू कर चुके थे। तो पहले सेशन शुरू होता है इसलिए हैड ऑलरेडी बिगन ये पास्ट परफेक्ट में आता है और उसके बाद डेलीगेट आते हैं तो इसलिए ये सिंपल पास्ट या V2 में आता है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन दे स्टार्टेड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। छात्रों ने जब जो जो फेक न्यूज़ है, ऑनलाइन का फेक न्यूज़ है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, ये पहले वो सीख गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेयरिंग के पहले उसको वेरीफाई करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर पहले वो छात्रा सीखती है ये प्रोसेस, इसलिए हैड लर्न्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और उनके बाद वो वेरीफाई करने का काम चालू करते हैं। इसके बाद ये सेकेंड एक्शन है इसलिए स्टार्टेड ये सेकेंड वाला या सिंपल पास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर किरण started using digital payment platform she had ensured her understanding of online fraud prevention। यहाँ पर ये बोला गया है कि किरण नाम का जो लड़की थी, वो लड़की पहले ये इंश्योर करती है कि ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंट मतलब रोका कैसे जाता है। इसलिए जो पहले इंश्योर करता है हैड इंश्योर्ड ये आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और उसके बाद वो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करना चालू करती है। तो ये सेकेंड एक्शन है इसलिए ये है V2 और है सिंपल पास्ट टेंस। और पहला एक्शन है वो है ये निश्चित करती है तो इसलिए हैड इंश्योर्ड ये पहला एक्शन था इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग ही हैड एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ द सेविंग्स। जब तक अरुण ये तय कर पाते कि बजट का क्या इम्पोर्टेंस है, ये जब तक रिकॉग्नाइज किए मतलब ये समझे, तब तक उनका ज्यादातर सेविंग्स खत्म हो चुका था। तो पहले वो सेविंग्स खत्म करते हैं, ये दूसरा एक्शन है और पहला एक्शन ये था कि नो नो नो, पहला एक्शन ये था कि उन्होंने सेविंग्स पहले बहुत सारा सेविंग्स खत्म कर दिए और उसके बाद उनको ये समझ आया कि बजटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये दूसरा एक्शन है रिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको समझ आता है, समझ तो बाद में आता है लेकिन उसके पहले वो ज्यादातर सेविंग्स खत्म कर चुके होते हैं। तो ज्यादातर सेविंग्स पहले खत्म कर रहे होते हैं इसलिए हैड एग्जॉस्टेड ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आया है और रिकॉग्नाइज मतलब कि उनको समझ आया तो ये बाद में समझ आता है तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन रघु लॉग्ड इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। मतलब रघु जब तक वो साइबर सिक्योरिटी वेबिनार में एंटर करता है और लॉगिन करता है तब तक वो जो इंस्ट्रक्टर था वो पहले ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने का क्या महत्व है वो डिस्कस कर चुके थे। तो ये एक्शन हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ये पहला एक्शन है इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आया है और लॉग्ड इन को पहले डिस्कस करने के बाद आया है तो ये दूसरा एक्शन है इसलिए लॉग्ड इन ये सेकेंड ऑप्शन में आया है। तो देख लेते हैं इससे क्या एक्सरसाइज यहाँ पर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो एक ही प्रोसेस फॉलो करके आप पहले ये खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लास्ट ईयर माय पेरेंट्स एंड आई टूक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। जस्ट लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स और मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स करने का ज्वाइन किए थे।
मतलब फाइनेंशियल कोर्स लिए थे। व्हेन वी रिव्यूड आवर एक्सपेंसेस, जब हम सारे लोग अपना जो खर्चा है उसको रिव्यू किए, वी रियलाइज्ड वी हैड स्पेंट टू मच ऑन अननेसेसरी परचेसेस। हमें ये ख्याल आया कि, और हम ये समझ पाए कि वो जो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी ना होने की परचेसेस पे हमने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए थे। आफ्टर माई पेरेंट्स हैड डिस्कस्ड वेज टू सेव, आई ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट। मेरे पिता माता जब ये आलोचना करते हैं कि कैसे मनी बचाया जाए, तब उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं एक सेविंग्स अकाउंट खोलता हूँ। बाय द टाइम वी सेट आवर बजट, जब तक हम अपना बजट सेट करते हैं, द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। वो कोर्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका था। We hurried to take notes, but many participants had completed their financial plans. हम सारे लोग दौड़े कि नोट लेने के लिए, पर तब तक क्या हो चुका था, मेनी पार्टिसिपेंट्स मतलब बहुत सारे जो लोग भाग लिए थे, वो सारे पार्टिसिपेंट्स क्या किया, अपना जो फाइनेंशियल प्लान था वो उसको खत्म कर चुके थे। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद हम सारे लोग क्या किए, वी एंजॉय लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली। हम सारे लोग ये सीखे कि कैसे मनी को सही तरह से एक स्कॉलर की तरह यूज किया जाता है, मतलब वाइजली कैसे मनी को यूज किया जाता है, ये सारे काम हम उसके बाद सीखे थे, इसलिए ये सेकेंड और पास्ट सिंपल पास्ट में आया है। देख लेते हैं राइटिंग में क्या टास्क यहाँ पर दिया गया है। A letter to the editor is a formal letter in which the writer gives suggestions and creates awareness on an issue of public interest or an issue already raised in an article, write up or published letter। तो यहाँ पर एक एडिटोरियल लेटर के बारे में बोला गया है। एडिटोरियल लेटर एक फॉर्मल लेटर है जहाँ पर क्या होता है, जो किसी सजेशन या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। किस चीज़ में सजेशन और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिया जाता है? वो इश्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट का है वो हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम है और इशू है जो कि किसी आर्टिकल में छपा था और पब्लिश हुआ था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू स्ट्रांगली बिलीव दैट स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन प्रमोटिंग एडल्ट लिटरेसी। छात्रों होने के लिए एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मतलब कि एक दायित्ववान दायित्ववान नागरिक होने के लिए, नागरिक के जैसे आप ये समझते हैं और स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि छात्रों को जो एडल्ट लिटरेसी है उनको प्रमोट करना चाहिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर emphasizing the importance of student participation in adult literacy camps conducted by various organization। तो आप एक चिट्ठी या एडिटोरियल लेटर लिखिए, किसी लोकल या स्थानीय न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला एक एडिटोरियल लेटर लिखिए, और छात्रों के रूप में ये लिखिए और उनको ये बताइए कि जो एडल्ट लिटरेसी है उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करना कैसे ज़रूरी हो जाता है। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ सच इनिशिएटिव्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। और उनमें ये डिस्कस कीजिए कि छात्रों और समाज के लिए ये सारे जो इनिशिएटिव है, कार्यकलाप है, वो क्यों मायने रखते हैं और उनका क्या बेनिफिट्स है, मतलब उनका क्या बहुत अच्छा फायदा है। सजेस्ट इफेक्टिव वेज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज मोर स्टूडेंट्स टू वॉलेंटियर फॉर दिस नोबेल कॉज। आप यहाँ पर एक कुछ इफेक्टिव वेज दिखाइए, जैसे कि यहाँ पर जो अवेयरनेस है उनको पैदा किया जा सके, और जो सारे छात्रा है वो इस नोबेल काज और ये पुण्य कार्य के लिए स्वेच्छाचारक के स्वेच्छा सेवक का काम करने के लिए आगे आए, इसके लिए आप एक सजेशन प्रोवाइड कीजिए। तो देखते हैं लेटर। लेटर लिखने से पहले जो फॉर्मेट बुक में दिया गया है उनके तहत आपको पहले नाम लिखना है, उसके बाद आपका क्या डेजिग्नेशन है वो मेंशन करना है, और
क्योंकि आप यहाँ पर एक स्टूडेंट के तरह लिख रहे हैं तो आपका स्कूल का नाम और जो स्कूल का एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता है। हमने एक इमेजिनरी दिया है, ठीक है, ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है यहाँ पर एक इमेजिनरी एड्रेस है, आप सही एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक लाइन गैप है, उसके बाद जो जो डेट में आप लिख रहे हैं, हमने 28 अप्रैल को ये लिखा था तो 28 अप्रैल का हमने यहाँ पर डेट दिया है। उसके बाद आपने जिस पद में जो व्यक्ति है जिसको आप लिख रहे हैं उनका जो डेजिग्नेशन है, हम एडिटर एडिटर को लिख रहे थे तो द एडिटर लिखना है। जिस एडिटर जो है वो जिस न्यूज़पेपर के एडिटर है वो यहाँ पर लिखना है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हम लिखे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिटर का एड्रेस है 7,14, ये उनका पिन कोड है कोलकाता। तो ये इस तरह से हमको एक चिट्ठी का जो फॉर्मेट है ये मेंटेन करना है। पहले ये आपका एड्रेस है जो लिख रहा है, उसके बाद डेट है, और उसके बाद जिनको आप लिख रहे हैं उनका डेजिग्नेशन और उनका जो शॉर्ट एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो हम ये चिट्ठी किस लिए लिख रहे थे, उनका सब्जेक्ट लिखना आवश्यक है। ये फॉर्मल लेटर है, मतलब कि ये एक कंप्लेन लेटर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी मेंशन करना है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एडल्ट लिटरेसी। तो ये शॉर्ट सब्जेक्ट जो कि 4 से 5 शब्दों में लिखना है, तो ये हमने मेंशन कर दिया। ये अब सर और मैडम के मैडम को लिखकर ये ग्रीटिंग लाइन लिख के हमें ये चिट्ठी शुरुआत करना चाहिए। This is with reference to the article about the hidden crisis of adult literacy dated 25th April 2026 in your newspaper। हम ये चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं, तो ये चिट्ठी आपने जो 25 अप्रैल को आपने न्यूज़पेपर में द हिडन क्राइसिस ऑफ एडल्ट लिटरेसी ये जो आर्टिकल पब्लिश किए थे उसके बारे में हम ये चिट्ठी अभी लिख रहे हैं। एज a concerned citizen, I would like to draw your attention towards the urgent need for student participation in adult literacy camp। एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो एडल्ट लिटरेसी कैंप है उनमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एडवांसमेंट्स, मेनी एडल्ट स्टिल लैक बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स व्हिच सीवियरली लिमिट्स देयर इंडिपेंडेंस एंड डेली फंक्शनिंग। तो समाज में जो शिक्षा का उन्नति हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, उनमें एक गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण एडवांसमेंट के बावजूद भी कई ऐसे एडल्ट है जो अभी जो पढ़ना या लिखने का जो कला है वो सीख नहीं पाए है, और इसके लिए अपना जो स्वतंत्रता है वो सारे अपने स्वतंत्रता से वंचित है, और अपना जो डेली काम काज है उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। द इशू नाउ, अभी हम सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में हम ये जो प्रॉब्लम है इनको डिटेल में बताना है। द इशू एट हैंड इफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रिवेंट्स इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये जो इशू है, समस्या है, तो अभी समाज का जो एक बड़ा स्तर है उनको क्षति पहुंचा रहा है, और जो इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसके पाथ में भी बाधा डाल रहा है। इट इज इम्परेटिव दैट वी मोबिलाइज आवर एडुकेटेड यूथ टू ब्रिज दिस लिटरेसी गैप। तो ये अभी बहुत ज़रूरी है, इम्परेटिव मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ का जो पढ़े लिखे यूथ है उनको ये जो लिटरेसी गैप हो जा रहा है समाज में ये पूरा करने का दायित्व सौंप दे। It would be beneficial if local schools actively partnered with organizations running these educational camps। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये और भी लाभदायक होगा अगर जो ये काम जो कर रहे हैं ये काम करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अगर जो लोकल स्कूल है वो सारे मिलके ये काम करेंगे, और एजुकेशन काम जो लगा रहा है उसमें लोकल स्कूल से भी सहायता किया जाए तो ये काम बहुत अच्छी तरह से लाभदायक हो सकता है। Such initiatives nurture a sense of social responsibility, empathy and civic duty in the younger generation। ऐसा जो
इनिशिएटिव है, अगर इनको बढ़ावा मिलता है तो ये सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समाज का जिम्मेदारी है, जो एम्पैथी है और जो सिविक ड्यूटी है यंग जनरेशन के लिए, वो सारे काम को अच्छी तरह पूरा करना संभव होगा अगर ये किया जा सके। बाय एंगेजिंग इन दिस प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम में स्टूडेंट को एंगेज करने के बाद द स्टूडेंट्स नॉट ओनली हेल्प्स एडल्ट्स अचीव सेल्फ रिलायंस बट दे ऑल्सो डेवलप्ड वाइटल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स देमसेल्व्स। मतलब अगर ये सारे कामों में ये सारे कामों में स्टूडेंट को एंगेज किया जाता है तो ये जो बड़े हैं वो बड़े केवल जो आत्मनिर्भर हो सकेंगे ये नहीं है, उसके साथ साथ भी वो क्या कर पाएंगे, वो जो कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स भी है, मतलब वो जो छात्रा ये सारे एडल्ट को हेल्प करेंगे आत्म स्वतंत्रता के लिए और आत्मनिर्भरता लाभ करने में, वो सारा छात्रा भी क्या होगा, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और उनका जो नेतृत्व देने वाला क्षमता लीडरशिप स्किल्स, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, उनको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल पाएगा। पॉसिबल। अब ये थर्ड पैराग्राफ है जहां पर हमको एक सॉल्यूशन देना है और कंक्लूजन टानना है। पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस इशू कुड बी इंटीग्रेटिंग मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विसेज अवार्ड्स इनटू द हाई स्कूल करिकुलम। अगर हाई स्कूल करिकुलम में एक कंपलसरी कम्युनिटी सर्विस कुछ समय के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन बन सकता है। वन इफेक्टिव वे टू एड्रेस दिस माइट बी होस्टिंग ओरिएंटेशन सेमिनार्स इन schools to spread awareness about the joy of teaching adults। तो अगर और एक इफेक्टिव रास्ता, मतलब और एक बहुत अच्छा रास्ता ये हो सकता है कि अगर स्कूल में एक ओरिएंटेशन सेमिनार किया जाए जिसके द्वारा एडल्ट को टीच करने का जो जिम्मेदारी है और उसका जो ज़रूरत है, अगर ये छात्रों को बोला जाए तो इससे भी कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है और एडल्ट को जो शिक्षा देने का जो आनंद है, ये आनंद भी अगर छात्रों में आता है तो एक बहुत अच्छा अवेयरनेस का काम बन सकता है। Authorities could consider implementing a special certification or recognition program to motivate student volunteers। अगर अथॉरिटी से उन छात्रों को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह और उनका जो प्रोग्राम है उनको रिकॉग्निशन मिलता है तो ये सारे स्टूडेंट को ये काम में वॉलेंटियर करने में बहुत ही मोटिवेट किया जा सकता है और उनको क्या किया जा सकता है, बहुत ही उद्बुद्ध किया जा सकता है। ये एडल्ट को शिक्षा देने में काम में उनको भी बढ़ावा मिलेगा। आई एम होपफुल दैट नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन टू, आई ट्रस्ट दिस मैटर विल बी कंसिडर्ड सीरियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मुझे ये आशा है, ये विश्वास है कि ये जो प्रस्ताव हमने रखा है इसको बहुत ही सीरियसली देखा जाएगा जिससे सभी को बेनिफिट पहुंचेगा। आई एम होपफुल दैट नेसेसरी स्टेप्स विल बी टेकन टू एनकरेज मैसिव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन दिस नोबेल कॉज। मैं ये आशा रखता हूँ कि जरूरी जो स्टेप्स है वो सारे लिए जाएंगे जिससे कि क्या होगा, जिससे ये जो नोबेल कॉज के लिए, नोबेल मतलब कि अच्छा काम के लिए जो मैसिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज्यादा छात्रों का इन्वॉल्वमेंट, उसको एनकरेज किया जाएगा, मतलब उसको बढ़ावा दिया जाएगा। आई होप दिस लेटर गेट्स पब्लिश इन द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली। मुझे आशा है कि ये लेटर आप अपना जो विख्यात पत्रिका है उसमें छापेंगे। योर्स ट्रूली, आपका योर्स ट्रूली अरब पटेल। तो अरब पटेल ये चिट्ठी लिखते हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। देखिए पहले हमने दिया है अरुण सरकर, तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर अरब पटेल के जगह यहाँ पर आपको अरुण सरकर ही लिखना है, मतलब जिन्होंने चिट्ठी शुरू किया था उनका ही नाम यहाँ पर होना चाहिए। हमने ये अरब पटल रखा है जैसे कि आप समझ सकते हैं, मतलब चिट्ठी शुरू कर रहा है कोई और खत्म को कोई कर रहा है, ये नहीं चलेगा। ये समझाने के लिए ही हमने यहाँ पर अरब पटेल का नाम रखा था, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि चिट्ठी आपने शुरू की है तो योर्स ट्रूली के बाद आप अपना ही नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चिट्ठी खत्म होता है और इसके साथ साथ ही जो सारा प्रश्न उत्तर था, सारा चिट्ठी यहाँ पर खत्म हो जाता है, मतलब सारा प्रश्न उत्तर यहाँ पर ही खत्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रश्न उत्तर और ये सारे कुछ पसंद आता है
तो आप एक ज़रूर हमारा जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो को लाइक करने के बाद जो अपना दोस्त है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ भी ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी बहुत हेल्प हो जाए। और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो डेली मिलना हो और आप चाहते हैं तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा कि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अब तक आप ये चैनल देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ज़रूर कमेंट में हमको बोलिएगा, हम ज़रूर आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड, गुड बाय एवरीवन।